So yeah, I'll just so the before we start, disclaimer first. So this presentation is only for educational purpose. Please feel free to read this. So now let's start. सो जैसा मैंने बताया, ये कंपनी का डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है पिछले एक हफ्ते में ये मतलब एक हफ्ता नहीं, थोड़ा टाइम पहले ये अपडेट आया था जिसमें कंपनी ने बोला कि हम 42% के आसपास ग्रो करेंगे। एंड देयर फॉर आई थॉट कि यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द कंपनीज चार्ट एंड आई विल नॉट कमेंट एनी थिंग अबाउट यू नो द चार्ट पर से, बट यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि ये जो बिजनेस था इसने 2023 में आईपीओ किया था। 2023 में आईपीओ करने के बाद ये 250 से ऑलमोस्ट 300 के आसपास गया था। तो अगर आप पास्ट में देखोगे एकदम टिपिकल जैसा कि मोस्ट ऑफ द आईपीओज में होता है कि शुरू में हाई बनाई जाती है, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है एंड आफ्टर सम टाइम द बिजनेस फॉल्टर्स, या बेसिकली वैल्यूएशन शायद ज़्यादा होती है या बिजनेस की ग्रोथ नहीं आती है एंड स्टॉक आधा हो जाता है। एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पे। स्टॉक 300 से गिर गिर के इट केम डाउन टू 113 रुपीज़ एंड नाउ जैसा कि हमने जो लोग पुराने हैं जिन्होंने कोर्स को देखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जो लोग नए हैं, प्लीज़ इसमें आप टेक्नो फंडा वाला कोर्स एक बार देखिए। उसमें हमने ये दिखाया है कि वाई दीज थिंग्स बिकम अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए। एंड बेसिकली ये कंपनी स्क्रीन हुई थी बिकॉज ऑफ दिस अपडेट, बट एज सुन एज आई सॉ द कंपनीज चार्ट आई गॉट इवन मोर इंटरेस्टेड एंड मैंने सब छोड़ के सबसे पहले इस कंपनी को डिटेल में पढ़ा। एंड अगर आप देखोगे ये जो ब्लैक लाइन है विच इज द 200-day मूविंग एवरेज, द स्टॉक हैड जस्ट क्रॉस्ड अप अबव द 200-day मूविंग एवरेज, विच एसेंशियली टेल्स मी समथिंग दैट समथिंग इज कुकिंग हेयर एंड यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट इट और मैंने ये देखा कि ये कंपनी यार पिछले कुछ सालों में कुछ करा ही नहीं है। 2016 में इट यूज टू डू ऑलमोस्ट 700 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, जो कि यहाँ तक अच्छे से ग्रो कर रहा था, 700 से 1000, देन ऑलमोस्ट 1200 करोड़। फिर 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड चीज़ें गड़बड़ हो गई। 2022 में थोड़ा रिवाइवल हुआ, 23 में वापस ग्रोथ पाथ पकड़ा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि भाई 23 से 24 और 24 से 25 द सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट फॉल्टर्ड। पास्ट में जो ये कंपनी 50-50% से ग्रो कर रही थी इन सम ईयर्स, इन गुड ईयर्स, ये कोविड की वजह से तो चलो एक्सेप्शन था, बट 15-20% की ग्रोथ भी नहीं आ पाई। राइट, 24-25 द ग्रोथ इज ओनली 1.63% एंड 6.44%, विच बेसिकली वॉज द की कॉज ऑफ कंसर्न। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पे कुछ इशू हो सकता है। एंड चलो ये भी फिर भी ठीक था कि चलो सेल्स की ग्रोथ नहीं आ रही, लेकिन FY25 की जो सेल्स थी इट वॉज बेटर देन FY23 की सेल्स। लेकिन प्रॉफिट इन FY25 वर लेस देन FY23। तो एंड दिस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से ये स्टॉक आधा हुआ। तो जैसे ही FY23 के बाद इसका आईपीओ आया अराउंड सितंबर में, जो रिजल्ट्स थे उनकी टॉप लाइन ग्रोथ खत्म हो गई एंड दिस वाज द नेल इन द कॉफिन, जहां पर टॉप लाइन तो आई ही नहीं, साथ में बॉटम लाइन भी चली गई। एंड वील डिस्कस इन वेरी वेरी डिटेल कि यहाँ पे क्या हुआ। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इन FY26 what the company's management is guiding is that this 85 crores can be almost 130 crores। अगर आप जो कल कॉन कॉल आई है, अगर आप उस कॉन कॉल को सुनोगे, so 85 can be 130 in FY26, which basically means a growth of almost 60% in the bottom line। एंड ये मैं कंपनी की गाइडेंस बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग। एंड उसके पीछे रीजन क्या है, विल जस्ट क्विकली डिस्कस। एंड नॉट जस्ट दैट, अच्छा एक चीज़ और इसमें इंटरेस्टिंग थी कि जब इसका कंपनी का आईपीओ था, अनलाइक मोस्ट आईपीओज जहां पर आईपीओ का पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाता है, जैसे अगर आप चाहे तो पेटीएम का ले लो, जोमेटो का ले लो, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 90% बुल मार्केट में जो आईपीओ आते हैं उनका पैसा प्रमोटर के पास जाता है। दिस वॉज नॉट द केस इन हेयर। यहाँ पे द कंपनी रेस्ड 650 करोड़ रुपीज, सो द वैल्यूएशन एट दैट पॉइंट वॉज अराउंड 3000 करोड़। जब इसका आईपीओ आया, द कंपनी रेस्ड ऑलमोस्ट 650 करोड़ फ्रॉम द मार्केट टू ओपन न्यू स्टोर्स। ठीक है, एंड आई शो यू हाउ मेनी स्टोर्स दे प्लान टू ओपन। सो एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दैट, क्योंकि अब 2 साल हो गए, तो कंपनी के आईपीओ के टाइम पे उन्होंने क्या बोला था और क्या हुआ, नाउ वी नो एवरीथिंग। सो आई जस्ट क्विकली शो यू। सो इन्होंने यहाँ पे बेसिकली ये बोला था कि भाई हम जो है आईपीओ कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू ग्रो। एंड एसेंशियली उस टाइम पे इनके अराउंड 54 या 53 स्टोर्स हुआ करते थे। बिजनेस मॉडल अभी मैं डिस्कस करूंगा, बट आई जस्ट समराइज बिफोर आई एक्चुअली गो इनटू द डेप्थ ऑफ द बिजनेस। एंड इन्होंने बोला था कि भाई हम FY26 तक, यानी कि अगले 3 सालों में, फ्रॉम 54 स्टोर्स वी विल डू 89 स्टोर्स। एंड दैट इज व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा मैं आपको जिन लोगों को शायद जल्दी मतलब कि डोंट हैव द पेशेंस टू लिसन टू एवरीथिंग, आई जस्ट क्विकली समराइज कि यहाँ पे हुआ क्या है। आईपीओ में जो इन्होंने पैसा लेकर आए थे, उस पैसे से इन्होंने भर भर के स्टोर्स ऑलरेडी खोल दिए हैं।
एंड नाउ दे आर सिटिंग एट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर, जहाँ पे बिकॉज अगर आप कोई स्टोर ओन करते हो, स्टोर को मेच्योर होने में 1.5 से 2 साल लगता है, एंड देर इज अ बिग पाइपलाइन ऑफ स्टोर्स दैट दे ओपनड ओवर द लास्ट 2 years which is very close to the maturity, and that is where FY26 can become a big year for them. And there are other things like the wedding calendar, and there was a tax issue, one-off issue, and everything that I'll quickly discuss. So now let's come back. थोड़ा सा हम ज़्यादा आगे निकल गए, लेट्स क्विकली कम बैक कि कंपनी करती क्या है. सो अगर आप हैदराबाद से होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कला मंदिर, और यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ KLM. सो KLM मॉल करके देर इज़ अ ब्रांडेड चेन, जहाँ पे कुछ इस तरीके के मॉल्स रहते हैं इनके, जिनमें बहुत ज़्यादा लाइट वाइट चमक रही होती है, लाइक दिस. एंड सिमिलरली एक्चुअली ये एक रिटेल कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट 70% साड़ीज का बिजनेस करती है. सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आई गिव अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट द प्रमोटर बिकॉज इट रेजोनेटेड विद मी अ लॉट. सो ये जो कंपनी के प्रमोटर हैं, ये यूएस में रहते थे, एंड इन यूएस ही वाज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ही वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग विद एन आईटी कंपनी. यूएस में इन्होंने वो आईटी कंपनी को क्विट करके ही स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप इन द यूएस. एंड वो करने के बाद ही सोल्ड दैट स्टार्टअप बिकॉज ही बेसिकली ही इज अ गाय फ्रॉम हैदराबाद, एंड ही रियलाइज कि भाई ये जो साड़ी का बिजनेस है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है, कोई भी आईटी का यूज़ नहीं कर रहा इसमें. एंड ही सेड कि भाई मैं ना एक काम करूंगा, मैं सप्लाई चेन मैनेज कर सकता हूँ, मैं आईटी का यूज़ करके आई कैन बेसिकली जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं जो कि साड़ियाँ बेच रहे हैं, आई कैन ऑर्गेनाइज दिस मार्केट बिकॉज अनलाइक एवरीथिंग एल्स साड़ी के मार्केट में बहुत ही कम ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं. ही लेफ्ट हिज जॉब इन द यूएस, केम बैक टू हैदराबाद, स्टार्टेड अ स्टोर by the name of Kala Mandir, and and that is in 2008. And since then वो one store से now I think almost 69 stores हो चुके हैं. And if you just imagine, one store does almost 20 to 25 crore of sales in an year. So these are like big stores. So जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, एक स्टोर ऑन एन एवरेज इज लाइक 5 to 10,000 स्क्वायर फीट. तो बड़े बड़े स्टोर्स रहते हैं, प्राइमरली केटरिंग टू द वेडिंग ऑडियंस, जो जिन लोगों की शादियां होने वाली होती हैं उन बेसिकली गर्ल्स को टारगेट करते हैं. एंड इनके बेसिकली 4 ब्रांड्स हैं. सो द फर्स्ट ब्रांड इज कॉल्ड कला मंदिर, सेकंड इज कॉल्ड मंदिर, थर्ड इज कॉल्ड वर महालक्ष्मी, एंड फोर्थ इज कॉल्ड KLM. अब ये चारों अलग अलग सेगमेंट को केटर करते हैं. ये जो फर्स्ट ब्रांड है, दिस ब्रांड बेसिकली केटर्स टू एथनिक फैशन, ये भी साड़ियां ही बेचता है लेकिन फॉर मिडिल इनकम. वेर एज ये मंदिर एंड वर महालक्ष्मी, दीज आर प्राइमरली फॉर ब्राइडल. सो बेसिकली अगर आप नीचे इफ यू सी द एवरेज प्राइस, एवरेज इनवॉइस, यू कैन सी कि कला मंदिर में ऑन एन एवरेज अगर एक कस्टमर आता है तो 5,000 रुपए की शॉपिंग करता है. वेर एज ये जो ब्रांड है वर महालक्ष्मी, इसमें द एंड मंदिर, इसमें ऑन एन एवरेज 12 to 24,000 की शॉपिंग करते हैं. इनफैक्ट इफ यू सी कि इसकी जो प्रोडक्ट रेंज है, वर महालक्ष्मी स्टार्ट्स एट 4,000 एंड गोज टिल 2.5 लाख रुपीज. वेर एज कला मंदिर में थोड़ा 1,000 रुपीज से भी शुरुआत होता है एंड गोज टू 1 लाख रुपीज. दिस इज द मोस्ट प्रीमियम वन, मंदिर, विच इज स्टार्ट्स एट 6,000 to 3,50,000. एंड KLM फैशन मॉल इज लाइक एनी अदर मॉल, जहाँ पे दिस इज मोर फॉर अफोर्डेबल वैल्यू फैशन, जहाँ पर दे सेल एवरीथिंग फ्रॉम वुमेन टू मेन एंड चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग, सब कुछ. एंड तो इनके प्राइमरली इफ यू सी द नंबर ऑफ स्टोर्स, इनके मेजॉरिटी स्टोर्स जो हैं आज की डेट में ये वर महालक्ष्मी एंड मंदिर वाले फॉर्मेट के हैं. एंड देन उसके बाद ये कला मंदिर एंड KLM आर लेस इन नंबर्स. So इनका almost so you can see the business segment, almost 42% of their revenue comes from Var Mahalakshmi, which is catering to primarily bridals and गिफ्टिंग वगैरह के लिए. एंड KLM इज ऑल्सो केटरिंग टू समवॉट मैरिज वगैरह, लेकिन ये इसमें थोड़ा नॉर्मल रेंज के भी मिलते हैं. और सॉरी, कला मंदिर, KLM इज ऑलमोस्ट 38%, कला मंदिर ऑलमोस्ट 16%, एंड मंदिर इज दे हैव वेरी फ्यू स्टोर्स, ऑलमोस्ट 4% ऑफ द रेवेन्यू. सो इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, ये जो 4 सेगमेंट हैं, एज यू कैन इमेजिन, ये वर महालक्ष्मी वाला जो सेगमेंट है दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो वैल्यू एडेड या महंगे, क्योंकि ब्राइडल्स को केटर कर रहे हैं, दे अर्न अ लॉट ऑफ वेरी गुड मार्जिन हेयर. वेर एज KLM इज द लीस्ट मार्जिन. सो दिस इज हाउ इट इज केटर्ड. सो अगर आप इनका बिजनेस मॉडल समझोगे, दे हैव अ वेरी वेरी यूनिक बिजनेस मॉडल. सो बिफोर दैट लेट मी एक्चुअली जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द इंडस्ट्री. सो काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो साड़ी का इंडस्ट्री है, ये धंधा बिल्कुल अच्छा नहीं है. और मैंने लास्ट एक हफ्ते में जिसको भी ये बिजनेस के बारे में बात किया है, सबसे पहला सवाल उसका ये आता है कि ये धंधा अच्छा नहीं है बिकॉज आजकल तो लड़कियां साड़ियां पहनती ही कहाँ हैं. एवरीबडी इज स्लोली माइग्रेटिंग टू वेस्टर्न ड्रेसेस, या तो फिर जो है मतलब कि जो फ्यूजन ड्रेसेस, एंड मतलब काफ़ी सारे नए नए तरीके के ड्रेसेस आ गए हैं. तो काफ़ी लोग तो वही करते हैं, साड़ियाँ तो आजकल बहुत ही कम लोग पहनते हैं. बट द रियलिटी इज दिस इज नॉट ट्रू इन द साउथ इंडियन मार्केट.
सो इन द साउथ इंडियन मार्केट, सो बाय द वे साउथ इंडिया जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्रा, ये 5 स्टेट मिला करके इंडिया की 50% साड़ियाँ इन 5 स्टेट्स में बिकती हैं, विच वॉज अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग यू नो kind of a statistics even for me. So you can see here, so the south market contributes 50% and then बाकी सारे 15 से 20% contribute करते हैं, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ. Similarly, when you see here, ये बेसिकली मार्केट का आइडिया है. सो द ओवरऑल मार्केट इन FY15, मैं सिर्फ साड़ीज का मार्केट बोल रहा हूँ, वॉज 2,77,000 करोड़ इन FY15, जो कि आज 6,87,000 करोड़ का मार्केट हो गया है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज इज, जस्ट लाइक अदर थिंग्स, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप चाहे चाहे तो नॉर्मल रिटेल ले लीजिए, चाहे आप ज्वेलर्स ले लीजिए, चाहे आप डायग्नोस्टिक लैब्स ले लीजिए, वहां पर एक ट्रेंड चल रहा है पिछले 10 सालों से और अगले 10 सालों तक, 10-15 साल तक भी चलता रहेगा. और वो ये है कि ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, वो मार्केट शेयर लूज करता जा रहा है. एंड जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स हैं, दे आर बेसिकली गेनिंग मार्केट शेयर ईयर ओवर ईयर. एंड यू कैन एक्चुअली सी इट इन द चार्ट एज वेल. So if you see the organized market, slowly, so look at organized and e-commerce combined. So इनका total market share is already 45-46% already पहुंच गया है in FY25, which used to be almost 23% in FY15. So this is one trend that is playing out. सो कमिंग टू द कॉम्पिटिटर्स, जो भी लोग अगर साउथ से हैं, आई थिंक प्राइमरली इनके कॉम्पिटिटर्स साउथ में ही ज़्यादा हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप कभी भी हैदराबाद के एयरपोर्ट पे जाओगे तो आई थिंक आपको बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे नल्ली साड़ीज़ के. सो आई थिंक इट्स अ बिग नेम इन हैदराबाद. अगर आप चेन्नई जाओगे तो चेन्नई सिल्क, यू मस्ट हैव, मतलब आई हैव सीन इट, यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन द बिग स्टोर्स. इनके बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं चेन्नई सिल्क के. RS ब्रदर, पोथीज, दिस इज ऑल्सो अ बिग नेम. इनफैक्ट पोथीज इज द वन दैट हैज़ द बिगेस्ट मार्केट शेयर. बट इवन कला मंदिर इज नॉट फार अवे. So Kala Mandir almost has a 10% market share in the organized साड़ी market in India. And for example, Nalli, which शायद लोगों ने इसका नाम ज़्यादा सुना होगा, but it has a much lesser market share. ये एक साल में almost 500 to 600 करोड़ का revenue करते हैं, whereas Kala Mandir does a revenue of almost 1100 to 1200 crores. In fact, this is a older data. This is 2022 data. Right now, they are doing almost 1600 crore in a year. So these are some of the competitors that you can see. सो नाउ कमिंग बैक, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस. तो यहाँ पर इनका बिजनेस मॉडल ये है कि ये इन्हें नॉर्थ में नहीं जाना, इन्हें रहना है साउथ में. और इन्होंने मेन चीज़ ये पकड़ी है कि भाई हम क्लस्टर्स में काम करेंगे. हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक स्टेट में अगर घुसे हैं तो हम एक स्टेट के सारे शहरों में जाकर के एक एक स्टोर खोलेंगे. व्हाट दे डू इज बेसिकली, जो उनके बड़े हब्स हैं, सिर्फ वहां पे जाके उसके 100 किलोमीटर्स के अराउंड अपने स्टोर्स खोलते हैं. उस खूब सारी ऐड चलाते हैं, बोथ डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्रिएट अ ब्रांड फॉर देमसेल्व्स, एंड उसी के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन अपना हब खोलते हैं. एंड देन जो कि अगले मतलब 150 किलोमीटर्स में वही सप्लाई करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में दे आर ओनली प्रेजेंट इन बैंगलोर, एंड बैंगलोर में इनके आई थिंक 8 या 9 स्टोर्स हैं. सिमिलरली अगर आप तेलंगाना की बात करोगे, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स इन हैदराबाद. सो इनका वैसा नहीं है कि छोटे छोटे शहरों में जाना है. इंस्टेड इनका क्लस्टर बेस्ड वो है कि भाई जहां पर धंधा बहुत बढ़िया हो रहा है वहीं पे पूरा क्लस्टर बनाना है और उस मार्केट को डोमिनेट करना है, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग वेरी थिन. सो बाय द वे, अगर आप इस कंपनी का IPO के टाइम पे जो प्रॉस्पेक्टस आया था उसको देखेंगे तो इन्होंने बोला ये था कि भाई हम ना जो हमारे फ्यूचर के स्टोर्स आने वाले हैं, पूरा तमिलनाडु मार्केट पे ही फोकस करने वाले हैं. एंड फ्रॉम 50 whatever, आई थिंक 52-53 स्टोर्स जो इनके थे इन FY23, दे सेड विल गो टू 80-85 स्टोर्स और whatever. एंड मेजॉरिटी ऑफ द न्यू स्टोर्स वर वरमहालक्ष्मी सेगमेंट, ये वाले सेगमेंट के. एंड ऑल ऑफ दी स्टोर्स वर केटरिंग टू तमिलनाडु मार्केट. So, and now I'll tell you what actually happened. So what actually happened is कि अभी इनके right now they are already at 69 stores with I think 8 to 10 stores coming up this year. So they said we'll go to 87-88 stores, but actually FY26 के end तक they will only reach 78 to 79 stores. So that is one thing. But interesting चीज़ ये है कि इन अगर आप कोई भी रिटेल का धंधा समझते हैं तो रिटेल के धंधे में ना 2-3 की मेट्रिक्स होती हैं. एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द की मेट्रिक्स बिफोर आई मूव अहेड. सो रिटेल के धंधे में होता है कि आप एक स्टोर खोलते हो और आपको ब्रेक इवन होने में 1 से 2 साल लग जाता है. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक होती है वो होती है एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट, यानी कि एक रिटेल में जितना बड़ा आपका एरिया है, 1 स्क्वायर फीट में कितना आपका जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है. सो ये लोग ऑलमोस्ट, जैसे जितनी छोटी दुकान है ऑब्वियसली उतना कम रेवेन्यू आएगा, जितनी बड़ी दुकान है उतना ज्यादा आएगा. तो कोई भी छोटी दुकान या बड़ी दुकान अच्छी या बुरी नहीं होती, आप पर स्क्वायर फीट लेवल पे कितना रेवेन्यू कर पा रहे हो वो इस इंडस्ट्री को जज करने का बेस्ट मेट्रिक होता है. एंड वो जो एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट है वो ग्रो होना चाहिए ओवर द ईयर्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रिक. सो एंड इनका अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट देखते हैं
सो यू कैन सी FY23 में इट वॉज 22,300 रुपीज पर स्क्वायर फीट, FY24 में इट वॉज 21,200, FY25 में इट वॉज 20,400। अब ये देखकर आप कहेंगे कि यार ये धंधा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इनका तो एक दुकान का जो पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। बट आई जस्ट शो यू कि वाई डिक्रीज एंड वाई दिस वॉज अ टेम्परेरी थिंग दैट वॉज हैपनिंग इन अ मिनट। बिफोर दैट लेट मी शो यू कि ये जो टोटल इनकी सारी दुकानों, सो इनकी एक दुकान का जो एवरेज एरिया है वो लेट्स से कि 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास है। तो अक्रॉस ऑल द स्टोर्स इन वाइल जब इनका आईपीओ आया था, देवर एट ऑलमोस्ट 6 लाख square feet area. Now in FY24 they were almost at 6.5 lakhs. Right now they are at almost 7 point, अगर latest कॉन कॉल को सुनेंगे तो almost at 7.25 lakh. तो इन्होंने almost 1.25 lakh square feet area add कर दिया है in their shops in the last 2 years using the IPO money. नंबर ऑफ स्टोर्स हैज ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम 54 to 68। तो इनसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो स्टोर्स बोले थे, आपने जो ज़्यादा बोले थे, आप उतने स्टोर तो खोल नहीं पाए। तो इन्होंने बोला कि भाई हमने जो स्टोर सोचे थे, हमने सोचा था हम छोटे स्टोर खोलेंगे, लेकिन हमें ये समझ में आया कि जो वर महालक्ष्मी है दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो हम अपने स्टोर की सेगमेंट को चेंज किया बेस्ड ऑन द मार्केट डायनेमिक्स, एंड देयरफॉर अगर आप पर मतलब नंबर स्क्वायर फीट वाइज देखोगे तो खर्चा तो स्क्वायर फीट के हिसाब से हो रहा है। तो इवन दो नंबर ऑफ स्टोर्स हमने उतने नहीं खोले हैं, लेकिन जो हमने स्क्वायर फीट एडिशन आपको बोला था हम उतना ही ऐड कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। सो अगर आप देखो एवरेज एरिया अभी आज की डेट में ऑलमोस्ट 10,500 है एक शॉप का, एंड एक शॉप से एवरेज रेवेन्यू इज समवेयर बिटवीन 20 to 25 करोड़। सो अभी राइट नाउ इट इज एट 21.5 करोड़। सो दिस इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स इन मिलियंस। सो इमेजिन इनकी शॉप पे एक साल में ऑलमोस्ट 75 लाख कस्टमर्स धीरे धीरे मतलब कि शॉप करने आते हैं। सो एंड देन फाइनली एक मेट्रिक और होता है जो कि यहाँ पे आई हैव जस्ट ट्राई टू गैदर द डेटा विच इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो एवरेज रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, कोई भी नॉट जस्ट ये कंपनी, इवन इन फ्यूचर अगर आप कोई भी XYZ रिटेल कंपनी को देख रहे हैं तो ये दो मेट्रिक को देखना होता है ओवर द ईयर्स। सो इनका जो सेम स्टोर में अगर ग्रोथ आ रही है, विच बेसिकली मीन्स कि खर्चे तो एक स्टोर के बढ़ेंगे नहीं उतने ज़्यादा, अगर सेम स्टोर में ग्रोथ आ रही है तभी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। एंड यहाँ पर ये जो -20% आया था, सो बेसिकली यहाँ पर FY24 में इन Q1 इट वॉज -20%, एंड दैट इज वाई यू नो द मार्केट सेंटिमेंट वेंट वेरी वेरी बैड एंड द स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ्ड। But the interesting thing is Q1 FY26, which is the latest con call, this same store sales growth has grown by 29%, which basically means कि जो एक स्टोर की जो सेल गिर गई थी अब वापस आ रही है। अब यहाँ पे अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा सवाल कि भाई ये गिरी क्यों थी और ये वापस बढ़ी क्यों है। सो लेट मी क्विकली शो यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेबल दैट आई क्रिएटेड। सो काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि जैसे जो लोग शादी करने जा रहे हैं कि भाई इस साल में कौन कौन से मुहूर्त हैं। तो मैंने किया ये, तो मैनेजमेंट अपनी कॉन कॉल में ये बोल रही थी कि बाबा लास्ट ईयर ना हमारे मुहूर्त के दिन बहुत कम थे, मुहूर्त के दिन बहुत ही कम थे। तो मुझे लगा कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। तो वो बोल रहे थे कि भाई मुहूर्त के दिन कम थे तो लास्ट ईयर शादियां उतनी ज़्यादा नहीं हुई, या जो हुई भी शादियां वो बहुत कम दिनों में पैक होकर हुई, विच बेसिकली मीन्स कि भाई सारा जो सालक बोलते हैं साल में कि भाई शादी जब होती है उसका सालक होता है। अब वो सालक जो था वो कुछ महीनों में यानी कि बहुत ही कम दिनों में पैक हो गया। अच्छा, अब होता ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल सालक पूरा बटा हुआ हो कि हर महीने में थोड़े 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 दिन है, तो जो अगर कोई एक जन साड़ी खरीदने आ रहा है तो वो फैमिली के साथ आता है। और स्टोर पे अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो तो जो इनका सेल्समैन है वो अच्छे से टाइम नहीं दे पाता कस्टमर को, क्योंकि उसे इतने सारे कस्टमर्स के साथ डील करना है। तो कस्टमर की जो इम्पल्स बाइंग होती है वो नहीं हो पाती, वो जो करने आया था वो बड़ी मुश्किल से खरीदता है साड़ी, उसे जो लेना है, और फिर वो उसके बाद जो है चला जाता है। वेयर एज अगर स्टोर में उतनी ज़्यादा भीड़ ना हो, एक कस्टमर को, क्योंकि ये जो है सेल्स का काम है, तो जो भी इनके मतलब कि वहाँ पे स्टोर के लोग हैं, दे हैव टू बी वेरी वेरी ट्रेन्ड एंड दे नीड टू गिव सफिशिएंट टाइम, क्योंकि शादी की शॉपिंग हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक टी शर्ट लेने जा रहा हूँ और मैं जाऊँगा और उठा करके ले आऊँगा। अगर आप, एंड वो भी ब्राइडल, यानी कि जिसकी शादी हो रही है उसकी शॉपिंग है, तो वो तो समझो कि 2-3 घंटे उस स्टोर में बिताने वाली है बहुत आराम से, एंड उसके बाद भी 100 तरीके की चीज़ें ट्राई करेगी, फिर अपने गिफ्टिंग के लिए भी एंड ऑल दैट। सो बेसिकली इट रिक्वायर्स टाइम टू कन्वर्ट टू अ सेल। तो लेट्स सी कि यहाँ पे हुआ क्या था। सो मैंने किया ये कि मैंने एक वेबसाइट थी जो कि ये बताता था कि किस किस तारीख को शुभ दिन था, यानी कि शादी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, या बेसिकली मुहूर्त के हिसाब से। तो मैंने ये सब निकाल करके इसके ऊपर एक पिवट बना करके ये टेबल बनाई, एंड ये टेबल मुझे ये बताती है कि FY22 में Q1 में मुहूर्त नहीं था बिल्कुल भी, एंड Q2 में था मुहूर्त। 3 और 4 में बहुत ही कम दिन थे, सिर्फ 6 दिन थे। एंड देन यानी कि FY22 शादी के हिसाब से ओवरऑल इवन दो 55 डेज का मुहूर्त था, आउट ऑफ 365 डेज 55 दिन शुभ थे, 55 डेज शुभ थे, लेकिन Q2 में कॉन्सेंट्रेटेड थे। FY23 में रिलेटिवली इक्वली मतलब बटे हुए थे,
मतलब कि Q1 में भी अच्छे दिन थे, Q2 में भी थे, यहाँ पे जीरो थे, जहाँ पे एम्प्टी है, सो कंसिडर इट जीरो। सो Q3 में कोई सालक नहीं था, लेकिन Q4 में भी 8 दिन थे, तो इवन दो नंबर ऑफ डेज वर लेस, बट इट दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड। बट लेट्स सी यहाँ पे क्या हुआ था। सो यहाँ पर इफ यू सी, जो पूरा का पूरा सालक था वो Q1 और Q4, यानी कि आप Q4 का मतलब हो गया, बेसिकली ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर के हिसाब से है। तो बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड, और Q1 मतलब जनवरी फरवरी मार्च का पीरियड। तो ये जो 2 महीने थे, यहाँ पे पूरा का पूरा सालक जो है बटा हुआ था, और नंबर ऑफ डेज भी कम थे। अब ये आता है कि यहाँ पे कैलेंडर ईयर 2025, यानी कि जो इस बार का साल चल रहा है उसमें कैसा है सालक। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 58 डेज की बजाय इस बार 73 डेज शुभ हैं, विच बेसिकली मीन इस साल शादियां बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। एंड ये सिर्फ मैं इस कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बाकी कंपनीज को भी देखेंगे, जैसे कि शायद ज्वेलरी सेगमेंट हो गया, शायद लगेज वाला सेगमेंट हो गया, क्योंकि शादी होती है तो कहीं ना कहीं आप लगेज भी देते हो। शादी होती है तो आप काफ़ी बार घर भी घर का जो सामान होता है वो भी ज़्यादा देते हो, या बाकी जो कंपनीज हो गई जैसे मान्यवर, रेमंड एंड सो ऑन। इस बार उन सबके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ डेज बहुत ज़्यादा है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो दिन हैं वो बटे हुए हैं, यहाँ पे 29 डेज, यहाँ पे 27 डेज, यहाँ पे जीरो हैं। Q3 में जनरली सालक होता भी नहीं है। आप देखोगे ज़्यादातर शादियाँ अगर आपने अटेंड भी करी होंगी, मोस्टली सर्दियों की होती हैं। तो इस बार लेकिन अच्छी बात यह है कि Q2 में बहुत ही अच्छा सालक है। सो आई थिंक दिस इज वॉट वॉज इंटरेस्टिंग। एंड जो मैनेजमेंट बोल रहा था वो मुझे थोड़ा सा लगा कि वो सच बोल रहा है, कि पीछे जो है हमारे रेवेन्यू इसलिए अच्छे नहीं आए थे क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सालक था। सो नाउ लेट मी गो बैक, लेट मी सी। Yeah. So I think I'll talk about the key things. I think if somebody wants to read in very very detail, they can go through this document. It is available in the drive. आप फाइनेंशियली फ्री पे लॉग इन करके इसको पढ़ सकते हो। सो लेट मी मूव अहेड। तो इनके कॉम्पिटिटर कौन से हैं वो हमने देख लिया, इंडस्ट्री देख ली, की ट्रिगर्स क्या हैं। तो इनके जो मेजर ट्रिगर हैं वो दो तीन हैं, एंड उनमें से एक ट्रिगर है जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड ट्रिगर है। आपको यहाँ पर जब मैं ये दिखा रहा था तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर FY, यानी कि जो भी एक अभी इसका तो एक ही क्वार्टर हुआ है, बेसिकली पिछले साल का यहाँ पे आप टैक्स रेट देखोगे तो 40% है। एंड इसकी वजह से अगर नॉर्मली ये 25% के आसपास का टैक्स भरते हैं, तो पिछली बार जो प्रॉफिट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस थे आर्टिफिशियली, बिकॉज इसमें वन ऑफ कंपोनेंट है एडिशनल टैक्स भरने का। अब बात यह है कि ये एडिशनल टैक्स इन्होंने क्यों भरा, आ, उसका आंसर आपको पिछली वाली कॉन कॉल में मिलता है, जिसकी मैंने यहाँ पे समरी डाली है। तो किसी ने पूछा कि भाई ये आपने क्यों भरा, तो बेसिकली हुआ ये था कि जब IPO आया था उससे पहले, बेसिकली अराउंड 2018 की बात है ये। अ, अगर आप साड़ी देखो तो ये ऐसा कोई ब्रांडेड साड़ी नहीं बेचते हैं ये लोग, जो आप बोल सकते हो कि मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे साड़ी खरीदते हैं एंड देन अपने स्टोर पर बेचते हैं। तो क्योंकि काफ़ी बार छोटे छोटे प्लेयर्स थे जिनसे ये लोग साड़ियाँ खरीदते हैं, या SMEs होते हैं, तो वो लोग अपने टैक्स का काम प्रॉपर नहीं रखते। तो जब GST लागू हुआ था उस टाइम पर ये लोग काफ़ी सामान खरीद रहे थे उन लोगों से जिनके पास प्रॉपर GST नंबर नहीं था। और इन्होंने वो जो जब GST लागू हुआ उसके अगले 1-2 साल तक कुछ कुछ GST के क्लेम्स डाले थे, एंड वो GST के क्लेम्स रिजेक्ट हो गए थे। तो इनके ऊपर ऑलमोस्ट 13 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी आ गई थी, एंड ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोविड से पहले की बात है। अब ये लोग बेसिकली GST विभाग से दे वर ट्राइंग टू गेट इट रिवर्स्ड, कि बाबा ये हमारे एक्चुअल खर्चे हैं, हमने कैश में करे थे, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ्स नहीं है, लेकिन हमने खर्चे करे थे। लेकिन अल्टीमेटली जो भी इनका सेटलमेंट हुआ विद द GST डिपार्टमेंट, एंड GST डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं बाबा आपको तो ये टैक्स भरना पड़ेगा। एंड ये 13 करोड़ का टैक्स था, लेकिन पिछले 6-7 सालों में इसके ऊपर ऑलमोस्ट 14 करोड़ का इंटरेस्ट जुड़ गया, तो ये टोटल टैक्स 27 करोड़ का हो गया। एंड नॉट जस्ट दैट, उसमें से 6 करोड़ तो ये इन्होंने FY24 में पिछले साल भर दिया था, तो ऑलमोस्ट 21 करोड़ इस बार इन्होंने एडिशनल भरा है। बेसिकली वो जो भी पुराना टैक्स का इशू चल रहा था वो खत्म हो गया, एंड इस वजह से ये टैक्स रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, एंड ये वन ऑफ था। तो अगर आप इसको नॉर्मली वैसे समझो तो ये 21 करोड़ अगर सीधा सीधा पैट में जुड़ता तो 85 प्लस लेट्स से 20 करोड़ भी पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट 105 करोड़ के आसपास का बनता। एंड अगर आप मार्केट कैप इसका देखो विच इज 2850, तो लेट्स से 2850 डिवाइडेड बाय 105, तो जो इसका पी है 2850 डिवाइडेड बाय 105। सो अगर आप थोड़े दिन पहले इसको देखोगे, इट वॉज शोइंग ऑलमोस्ट 35 या 37 का पी दिखा रहा था, एक्चुअली जस्ट बिफोर द रिजल्ट, जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पे मार्ज ये प्रॉफिट सप्रेस थे, 85 करोड़ था। एंड जैसे ही ये आप बोल सकते हो कि ये वाली एंट्री हटी है जिसमें इन्होंने एडिशनल टैक्स भरा है,
इनफैक्ट अभी भी नहीं हटी है, बट एनीवेज, बेसिकली माय पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि इन FY 26 ये 20 करोड़ सीधा सीधा प्रॉफिट में फ्लो इन करेगा, क्योंकि पिछली बार एडिशनल टैक्स भरा हुआ था। एंड ये इनका एक बड़ा ट्रिगर है। उसके अलावा एक ट्रिगर और है, जैसा कि मैंने बताया, ये जब हम शीट में देख रहे थे कि इस बार वेडिंग कैलेंडर काफ़ी ज़्यादा वैसा है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इस दैट इज़ द रीज़न इस बार इनके 40% की ग्रोथ आई है। इवन दो अगर आप मैनेजमेंट की गाइडेंस देखोगे, द मैनेजमेंट सेज कि बाबा हम अगले बहुत सालों तक 15% से ग्रो करेंगे एंड विद सम मार्जिन इंप्रूवमेंट। लेकिन वो जो नॉर्मलाइज्ड 15% की ग्रोथ है, इस बार शायद 30-40% की ग्रोथ हो सकती है, एंड बॉटम लाइन पे 50 to 60% की ग्रोथ हो सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट द मैनेजमेंट इज गाइडिंग। एंड इसमें ये 20 करोड़ का एडिशनल टैक्स वाला कंपोनेंट है। एंड देन क्योंकि जो साइकिल है पिछली बार बहुत ही ज़्यादा खराब थी बिकॉज ऑफ द वेडिंग डे, जो कि इस बार नॉर्मलाइज हो गई है। सो ये इन शॉर्ट इसकी समरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि प्रमोटर। सो प्रमोटर में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको 4 लोग नजर आएंगे प्रमोटर में। सो लेट मी क्विकली शो यू द शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें देर इज वन Chalawadi family, and there is one more promoter. Actually, let me open their website. So, यहाँ पर आपको ये सब लोग दिखते हैं, दिस इज द प्रमोटर फैमिली। एंड ये प्रमोटर फैमिली में बेसिकली दो फैमिलीज आती हैं। एक तो ही इज द गाय हु रिटर्न फ्रॉम US, ही इज द चालागढ़ी जो फैमिली है वो। एंड ये और इनकी वाइफ ये मेन प्रमोटर हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो उनकी वाइफ के साइड से हैं, यानी कि इनके ब्रदर इन लॉ। तो बेसिकली दो फैमिलीज एक्टिवली शो को रन करती हैं, एक बेसिकली चालावड़ी फैमिली, एंड देन बेसिकली इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी फैमिली। सो एंड यहाँ पे मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री डाली हुई है कि हाउ इट स्टार्टेड, एंड बट हाई लेवल पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट दिस बेसिकली टेल्स यू कि कैसे कैसे इनके स्टोर ऐड हुए। सो 2011 में दे लॉन्च द मंदिर, एंड वर महालक्ष्मी सिल्क वाला जो फॉर्मेट है, जो कि बैंगलोर के चिकपेट से इन्होंने शुरू किया था। देन 2012 से 2014 तक इन्होंने बेसिकली चेन्नई और हैदराबाद के जुबली हिल में कुछ और स्टोर्स खोले। 2017 में इन्होंने KLM मॉल खोला इन अमीरपेट हैदराबाद एंड कुकटपल्ली। सो जो लोग हैदराबाद से होंगे दे वुड अंडरस्टैंड अमीरपेट एंड कुकटपल्ली, वहाँ पर काफ़ी बड़ा केलम का मॉल है। एंड दिस टेल्स यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। सो IPO के टाइम पे क्या बोला था, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज व्हाट दे शोड कि भाई दिस इज व्हाट वील डू। दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑन ट्रैक, दे आर एक्चुअली बिहाइंड ट्रैक। इन्होंने जितने स्टोर्स बोले थे उसमें एक्चुअली कम इन्होंने ऐड करे हैं, बट I think irrespective, market I feel is uh, was because इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था, मार्केट डिड नॉट एक्चुअली वैल्यू देम प्रॉपरली, एंड नाउ जो एडिशनल जो स्टोर्स ऐड करें हैं, दे दैट इज व्हाट इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग टू कंट्रीब्यूट। सो लेट्स कट शॉर्ट द स्टोरी। यहाँ पर व्हाट इज द मैनेजमेंट गाइडिंग। सो दिस इज द मैनेजमेंट गाइडिंग एज पर द लेटेस्ट कॉन कॉल। सो मैनेजमेंट बोल रहा है कि बाबा हम इस बार FY 26 जो कि करंट ईयर चल रहा है, ऑलमोस्ट 65,000 स्क्वायर फीट का एडिशनल वो करेंगे, एडिशनल स्टोर्स खोलेंगे। Since IPO, almost 1.25 lakh square feet they have already added since the IPO, and it takes 18 months for a store to get matured. On an average, almost 8 to 10% of the retail store they will keep adding every year, which basically means कि अगर अब ये almost 7.5 lakh स्क्वायर फीट पे आ गए हैं, तो 65 to 70,000 स्क्वायर फीट दे विल ऐड एवरी ईयर। सो दैट इज, तो 8 से 10% ग्रोथ तो देखो नए स्टोर से आती रहेगी। एंड देन जो भी नए स्टोर्स आ रहे हैं, दे आर एडिंग इन द न्यू फॉर्मेट, इन द वर महालक्ष्मी फॉर्मेट, विच इज हायर मार्जिन कंपेयर टू द अदर टू फॉर्मेट्स। सो दे आर गाइडिंग ऑलमोस्ट 1.5 to 2% मार्जिन इंप्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। सो ये जो 15% के मार्जिन हैं, दे आर सेइंग कि दिस शुड गो टू 17-18% मार्जिन, बिकॉज हमारे नए स्टोर्स आर बेटर मार्जिन स्टोर्स। बट इट टेक्स ऑलमोस्ट 18 months। तो आज जो स्टोर ऐड किया, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनका जो वो वाला स्टोर है वर महालक्ष्मी, वो ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास कमाता है। वेयर एज जो नए स्टोर ये खोलते हैं, शुरुआत में शायद 20 से 25 हज़ार ही कमाता है, धीरे धीरे वो 45,000 की तरफ जाता है, ऑलमोस्ट 13 to 20 months में। एंड इनफैक्ट ये जो सेम स्टोर वाली जो ग्रोथ देते हैं, वो इसी वो मेच्योर्ड स्टोर्स पे ही देते हैं। SSG जो मैं नंबर आपको दिखा रहा था। सो राइट नाउ आउट ऑफ द 69, 53 आर ऑलरेडी मेच्योर्ड। 16 ऐसे स्टोर्स हैं जो कि इन्होंने ऐड करे हैं, विच विल गेट मेच्योर्ड इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो हर कुछ कुछ महीने में कुछ कुछ स्टोर मेच्योर होते जा रहे हैं जो पीछे ऐड करे हुए हैं। एंड देन ये लोग ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। दे हैव अ वेरी वेरी एक्टिव यूट्यूब चैनल जहाँ पे लाइव शॉपिंग एंड ऑल दैट दे कीप डूइंग, बट द सेगमेंट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट इज एक्चुअली द रिटेल वाला। सो लॉन्ग टर्म गाइडेंस ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years इज 15% एवरी ईयर।
विद मार्जिन इंप्रूवमेंट। एंड इन्होंने बीच में अपने स्टोर के अंदर एक छोटा सा ज्वेलरी का सेगमेंट, सिल्वर ज्वेलरी वाला भी स्टार्ट किया था, बट दैट डिड नॉट स्केल, सो दे बेसिकली स्केल्ड इट डाउन एंड नाउ दे आर काइंड ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ रैपिंग इट अप कुछ स्टोर्स में, बट दे डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ करोड़, शायद 4-5 करोड़ लगाए थे, बट एनीवेज। सो नाउ कमिंग टू द ग्रोथ गाइडेंस, ग्रोथ ट्रिगर्स। तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? नए स्टोर्स जो खोलने वाले हैं वहाँ से, प्रोडक्ट मिक्स जो चेंज होने वाला है वहाँ से, ऑनलाइन का स्केल अप, एंड देन ऑब्वियसली बिकॉज दिस वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मैनेजमेंट है वेरी वेरी टेक सेवी, बिकॉज वो खुद आईटी कंपनी चलाते थे यूएस में। तो उस वजह से ये जो जितना भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो प्रोसेसेस हैं, दे आर होम ग्रोन। सब कुछ इन्होंने खुद अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं टू ट्रैक द प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर्स इन एवरी स्टोर, कि हर स्टोर में कौन किसको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ से इन्वेंट्री मैनेज करनी है, रॉ मटेरियल वेयर हाउस में कहाँ पे सामान है, सब ट्रैकिंग व्रैकिंग सब कुछ करने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ एन एज फॉर देम, बिकॉज दे कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एंड वो इनके डीएनए में ही हैं काफ़ी ज़्यादा, आईटी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो व्हाट आर द मेजर रिस्क? नए स्टोर जो खोल रहे हैं अगर उनकी लोकेशन अच्छी नहीं हुई, ट्रेंड चेंज हो गया। सो अभी भी अगर आप देखोगे तो साउथ इंडिया में साड़ीज़ का एक कल्ट है, स्पेशली फॉर द वेडिंग शॉपिंग। मतलब अगर आप नॉर्मल में देखोगे तो कुर्ता एंड ऑल द अदर काइंड ऑफ ड्रेसेस वुमेन प्रेफर करती हैं, बट अगर आप पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है, नॉर्थ इंडिया में आप जाओगे तो ऑलरेडी मार्केट डिसरप्ट कर हो चुकी है, वेयर साउथ इंडिया में इट इज़ द ऑपोजिट, बिकॉज द मूवीज एंड एवरीथिंग, वो कल्ट है फॉर द साड़ी इन द वेडिंग सेलिब्रेशन। तो एंड दैट इज़ वेयर अभी एटलीस्ट अगले 5 साल इन्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केरला मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते, तमिलनाडु में भी जस्ट दे हैव स्टार्टेड, तो ये दे आर डबलिंग डाउन ऑन ऑल द 5-6 स्टेट्स, प्राइमरली इन द साउथ इंडिया। एंड रिस्क के टर्म्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑब्वियसली इज अ मेजर रिस्क, सीजनैलिटी जैसा पिछले साल प्ले आउट हुआ था, इन द फ्यूचर इट माइट प्ले आउट, दिस साल दिस ईयर दिस रिस्क इज नॉट प्लेइंग आउट, इनफैक्ट इट इज अ पॉजिटिव फॉर देम दिस ईयर, बट देन इन फ्यूचर इट कैन प्ले आउट। एंड देन द टैक्स रिस्क, टैक्स का भी एक रिस्क है, जो कि शायद फ्यूचर में, अगर अभी तो ऑलरेडी प्ले आउट हो गया, बट आई जस्ट हाईलाइटेड बिकॉज पास्ट में ही प्ले आउट हुआ है। सो आई वॉज जस्ट रीडिंग अ थ्रेड एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड, एंड वेरी वेरी सिमिलर, जो है काफ़ी लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई गर्ल्स फाइंड साड़ीज अनकंफर्टेबल, एंड बहुत ही कॉस्ट एंड यूसेज के हिसाब से डज नॉट जस्टिफाई, इट मेक्स यंग गर्ल्स फील ओल्ड, possibility of malfunction, difficult to use washroom, because of all these things. Basically, the major contention was ki in future, sarees are going to become less and less. But actually, when you see the industry numbers, that has not happened. It has happened in the normal wear, मतलब जो office wear में आप बोल सकते हो, normal वैसे भी बोल सकते हो, but for the marriages particularly in South India, that has not been seen. In fact, the market is growing from 12 to 15% every year. So I mean, that was one thing that I wanted to cover. Uh, then this is some points related to the management. In short, मुझको कोई बड़े red flag नहीं मिले. Somebody can actually, if you want, you can read the entire management. What are the major things that I found about the management? So let me now go to the valuation of the company. So in short, FY25, this is how it looked like: 1,400 crore revenue. FY26 with a nominal 15% growth. The bottom line, because of the lower tax rate, improved margin and operating leverage playing out because of the last 2 years store addition that has already happened, the profitability can jump from 81 to 134 crores, which basically means a bottom line growth of almost 60-65%. This is a one-off because of things happening this year, but future में then this might normalize, and basically these are all assumptions based on the management guidance that I have done. इसमें मतलब मैंने अपना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, and मैंने खाली वो सीज़न वगैरह चेक किया that I already showed you, and basically whatever the management was saying, I felt it was almost realistic. So अगर इस साल 60% की ग्रोथ आती है तो 35 पी मे नॉट बी एन अनजस्टिफाइड पी, एंड अगर आप इसको 134 करोड़ पे 35 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देते हो, द वैल्यूएशन बिकम्स 4,600 करोड़ इन FY26 इटसेल्फ, एंड इट विल रिमेन टू बी सीन कि कैसा प्ले आउट होता है। Q2 में भी वेडिंग सीजन अच्छा है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था, सो अगले क्वार्टर के रिजल्ट भी मोस्ट लाइकली विल बी वेरी वेरी गुड। एंड देन उसके बाद देन आई नॉर्मलाइज द सेल्स to 15%, and I normalize the PE also to 25%, 25 PE, primarily because after this the bottom line growth also kind of slows down, but the margin is improving. But now आप भी एक बार कॉन कॉल सुनिए, आप भी जो भी मैनेजमेंट बोल रहा है, आपको लगता है कि नहीं यार ये शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, पुट 15% इन द मार्जिन्स एंड सी फॉर योर सेल्फ। आपको लगता है ग्रोथ यार मैं और कंजर्वेटिव, आई वॉन्ट टू पुट इन 12%, फील फ्री टू पुट इन 12%, एंड देन इवन देन मतलब I mean it shows a decent growth in the CAGR. So
please feel free to play with it. I felt that base case में this was a very very realistic scenario which might play out, and therefore this is how it looks. So please, this is what I had about Kala Mandir. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस कंपनी, प्लीज चैट में डालिए एंड आई ट्राई टू आंसर दोस. सो डोंट वी नीड टू लुक फॉर 2026 शुभ डेज? सो यू आर राइट, 2026 के भी देखेंगे, बट अभी जो अगले 3 क्वार्टर हैं, ये मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ अभी, बिकॉज अभी 6 महीना बाकी है एंड 2026 का भी देखेंगे, बट एटलीस्ट राइट नाउ अगले 3 क्वार्टर सॉर्टेड हैं इस कंपनी के. दैट इज वॉट आई फेल्ट लुकिंग एट दिस क्वार्टर. So even we can track Go Colors. So any retail company you want to track, you just need to use the same matrix. Same store sale growth कैसा हो रहा है, then company के जो store addition हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं. So okay, let me take some of the recent questions. Is the SSSG for Q1 FY26 on YOY? Yes, it is on YOY. If so, higher SSSG of 29% could be because of the lower base in the previous year. Yes, sir, it is because of the lower base of the previous year. But the market, punished this company because of the lower base, and last year the season was not good. But this year, because the season is good, this company will have a very very good YOY comparison. तो आपको हर मीट्रिक इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा दिखेगा. हर जगह आपको 40 50 50% की ग्रोथ दिखेगी. फॉर एग्जांपल in the bottom line growth, in the top line growth also, it will be a decent growth. Did you consider ROCE? It is the lowest among the competitors. So I do not look at past data. ROCE and all is fine. बट ये जो भी नंबर्स हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिपेंड ऑन, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैच्योर कंपनी है जो कि स्टोर खोलती ही नहीं है एंड ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, वो उसका आरओसी बहुत ही अच्छा दिखेगा. सो आई टेल यू, मेजर मनी इज मेड व्हेन द आरओसी इंप्रूव्स. मतलब उसमें मोटा पैसा बनता है. अच्छे आरओसी होने से अच्छा पैसा नहीं बनता. कोई कंपनी है जिसका आरओसी 10 है और 10 से 20 25 जा रहा है, उस प्रोसेस में मेजॉरिटी री रेटिंग होती है. एंड आई पर्सनली प्रेफर कंपनीज जहां पर इस टाइप की री रेटिंग हो. सो management quality. So there is a section about management quality. It has very very detailed. I did not go into it in very detail because बहुत ज़्यादा time लग जाता. So feel free to read the management quality. How do you personally plan this kind of scenario stock? So I mean, how do I plan? मतलब, I actually like the company, and I might be biased, but I mean, I personally like the companies जहाँ पर immediate triggers available होते हैं, जहाँ पे इस साल अच्छी growth आने वाली है, and even in the long term the growth might sustain at least 20%, 15, 20, 25%. So अगर आप मुझे long term की बात करो, I do not like the 15% growth, but at least I feel अगले 2 साल के लिए इस कंपनी का हिसाब किताब बहुत ही अच्छा है, अगले 1 2 साल के लिए, because of the triggers which are playing out right now. Q2 is already gone as per normal year wedding season, and Q3 has 0 wedding days. Then next quarter result will not be good. No. So just listen to the latest con call. So इस बार Q3 has 21 wedding days. Last year, so latest con call में management has discussed this aspect कि इस बार कितने wedding days हैं, last year कितने थे. How much would you allocate in this stock? So I would not want to go into the allocation discussion, but in short, जो business है, I've already discussed. I'm holding the company as a disclosure. I bought it in the last almost like 2 3 days, uh, just before the result. Uh, as I was reading through this company, I might sell it any day, but the जो thesis है, I have openly talked about it. Now you guys can also read about it and decide if you are interested. Uh, can't this make can't this market cap company has a pump and dump risk? Uh, I I don't know man. पंप एंड डंप वगैरह जो 500 करोड़ से कम वाली कंपनियां रहती हैं, 1000 करोड़, उन सब में रहता है. यू आर राइट, इवन दो द साइज ऑफ द कंपनी इज वेरी स्मॉल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. आई मीन, आई लाइक टू ऑपरेट इन दिस सेगमेंट, दैट इज वॉट आई वुड से. एंड वो पंप एंड डंप वाली जो कंपनीज होती हैं वो अलग से हाईलाइट हो जाती हैं, वो सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स होते हैं. एंड इवन दो यू आर राइट, बट अल्टीमेटली even in the smaller companies, I feel it is the growth of the company that ultimately decides the trajectory of the company and the cash flows of the company. अगर quality of the company is bad, the cash flows are not there, the business is highly competitive, the growth is not there, then आप कितना भी, अभी इतना ज़्यादा mature market नहीं है कि किसी भी चीज़ को लोग pump करके कहीं भी पहुंचा दें. That is what I feel. That is what my experience says. I mean, there are obviously smaller companies where all this is happening, but at least this company did not feel like one of those. I'm from Bangalore and went to KLM store recently. It's not crowded. So yeah, actually I want to talk about this. So KLM is the least profitable segment for them.
एंड इनफैक्ट ये लोग एक भी नया KLM का स्टोर नहीं खोल रहे हैं, बिकॉज KLM का स्टोर आर नॉट वर्किंग आउट फॉर देम, सो इट इज़ प्रॉफिटेबल बट मार्जिन में इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द लीस्ट अक्रॉस ऑल द थ्री सेगमेंट्स। एंड क्योंकि वैल्यू की तरफ है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट नहीं है। तो काफ़ी लोग इनको कॉन कॉल में बोलते हैं कि आप अपना KLM मॉल वाला सेगमेंट बंद क्यों नहीं कर देते, एंड दे आर सेइंग कि यार लॉस तो नहीं कर रहा है, वी विल बेसिकली ऐड मोर ऑफरिंग्स टू इट एंड ट्राई टू मेक इट हायर मार्जिन। बट इन शॉर्ट जितना भी IPO का पैसा आया है ऑलमोस्ट 650 करोड़, उससे एक भी KLM का स्टोर नहीं खुला है, विच इज़ अ गुड कैपिटल एलोकेशन इन माई व्यू। So why are you being conservative in such a low PE when Manyavar etc. are trading at 50? So I like to be conservative. आपको अगर 50 का PE अच्छा लग रहा है तो आप उसमें 50 डाल दीजिए, एंड यू कैन सी बेसिकली आपको what is the valuation. You are right, this segment operates at a very very high PE, Manyavar, but I think Manyavar operates in a different league. Manyavar का जो brand image है that is much better than for example for example what they operate in. ये लोग kind of टीयर 1 में नहीं बोलूंगा मैं, इन्हें थोड़ा नीचे, उसके नीचे ही आते हैं, टीयर 1 टीयर 2 के आसपास आते हैं, तो इनको मान्यवर जितना पी नहीं मिल सकता, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग सेज। I am also observed average square feet are not increased, instead it decreased over time. So yes, basically everything is related to the marriage season. तो पिछले 2 सालों में because especially in FY24 the marriage season was not bad, so the revenue was not growing even after adding the stores. The same store sales was in fact declining क्योंकि the marriage season was concentrated in a few days. So reason वही है जो मैंने already discuss करें, and because of this it is showing a degrowth. But this year will be the reverse of what happened in FY24. Q2 is already gone. I think ये discuss हो चुका. Expected CAGR for 1 year or 3 years. So I already talked about it. Given there was a GST issue, do you think you should check for forensics or red flag management quality? So you can check. It is already there in the document. Uh, so first 2 calendar year have already played out. Next two based on the marriage seems to be flat or reducing. So this is company में you always look at YOY. So you need to compare with how it was last year. सो स्टॉप लॉस टारगेट आप जो पूछ रहे हैं, आई डू नॉट गिव आउट एनी स्टॉप लॉस और एनी टारगेट्स यहाँ पर हम। सो यू कैन गो थ्रू द कोर्स एंड इट basically shows you the process of how to set stop loss and targets, and then you can decide because this is not a recommendation service, so we will not be able to give a stop loss or target. And in fact we are here just to discuss the business of the company and try to understand the key triggers, valuations, uh, what should be the exit strategy. So I mean, when the growth slows down, I mean, that is where I feel would be the one of the, so actually next year जब ये numbers play out हो जाएंगे, अगले साल का जो मैरिज का कैलेंडर है वो देख करके यू कैन एक्चुअली एस्टिमेट कि कैसा रहने वाला है नेक्स्ट ईयर मैंने। बट इनके स्टोर्स आ रहे हैं, मतलब दीज आर कंपनीज वेयर विच कैन कंटिन्यू टू ग्रो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है देन दैट कुड बी एन एग्जिट स्ट्रैटेजी। बट आई मीन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी, if you ask me ki what is your plan to sell, when will you sell, so it basically goes quarter by quarter as things progress, instead of having a hard इतना गेन आएगा तो ये करेंगे, आई डोंट वर्क लाइक दैट। अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है आई कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट फॉर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स एज इफ द growth keeps coming, the guidance is good, and the chart is interesting. So these are the things that I look for. So the chart has to be good, the valuation has to be reasonable, the growth has to continue for next several years, guidance should be good, and बाकी हम जैसे जैसे क्वार्टर ओवर क्वार्टर एज थिंग्स विल प्रोग्रेस वी विल कंटिन्यू टू रिविजिट दिस बिजनेस इन द डेली बाइट सेगमेंट। P should be re-rated and promoter have bought, yes हाँ, so promoter bought stake recently, that is also one thing. So अभी I think 2 महीने पहले promoter ने अच्छा खासा stake खरीदा है इस कंपनी में। So if the company is opening large stores then why average store size is reducing? बिकॉज इन्होंने एक्चुअली बड़े स्टोर खोल रहे हैं लेकिन मेन इनका है फॉर्मेट। तो ये लोग इंस्टेड ऑफ कला मंदिर दे आर ओपनिंग न्यूअर स्टोर्स इन वर महालक्ष्मी। कला मंदिर में स्टोर्स बड़े हैं बट जो साइज ऑफ रेवेन्यू है वो रेवेन्यू कम आता है स्टोर से, तो पर स्टोर की जो सेल है वो कम आती है। वेर एज वर महालक्ष्मी में बिकॉज वेडिंग को केटर करता है, देयर फोर यू नो द साइज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। So do you buy at once or do you pyramid? So in general, I start slow and then I accumulate, but it also depends on the chart. अगर वो breakout दिया है तो I generally try to buy whatever quantity I have to buy. So basically it depends on how much confidence I have, how soon the trigger is going to play out. अगर trigger अगले एक quarter में play out हो रहा है, so I cannot follow the strategy कि मैं अगले 6 महीने में धीरे धीरे खरीदूंगा। सो दैट इज़ वॉट आई वुड से। आई बेसिकली लुक एट, सो काफ़ी बार ऐसा होता है सिक्लिकल कंपनीज होती हैं जिनमें आप पेसिमिज्म खरीद रहे होते हो, तो उनमें आप एकदम से नहीं खरीद सकते। आई पर्सनली ट्राई टू एवरेज अप इन दोज केसेस
as you know, quarter on quarter things improve, whereas a lot of companies have already result में improvement आ चुका होता है. In those companies I do not wait for things to play out because things are already playing out right now. So that is how I differentiate. So technically it is forming, so I'll not go into the technicals. uh, so I mean I'll have to cross check. So your sheet says 0 wedding days, so मैंने किसी दूसरी वेबसाइट से निकाला था. सो एक्चुअली हाउ इट प्लेज आउट इज, तो वेडिंग की जो शॉपिंग होती है वो एक्चुअल वेडिंग होने से एक महीना पहले होती है. तो जो रेवेन्यू और उसका कोरिलेशन है वो एकदम 100% नहीं है. अगर वेडिंग डेज इस महीने में हैं तो मतलब जनरली अगर आप, क्योंकि ब्राइड है तो वो ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको टी शर्ट नहीं खरीदनी है या शर्ट नहीं खरीदनी है ना, वो तो पहले वो खरीदेगी, उसको फिटिंग भी कराना है, उसके मैचिंग के एक्सेसरीज भी खरीदने हैं, वो 2 महीने पहले से चालू हो जाता है वो काम. तो इनके स्टोर पे जो ग्रोथ आती है वो डिपेंड करता है, उसका कोरिलेशन है. सो वी नीड टू ऑल्सो थिंक ऑफ दैट. So I have some questions. I think other income will decrease significantly in the next 3 years because IPO money is getting consumed. That is correct. That is a very good point. Yes, IPO money is getting consumed, so the other income will reduce. Interest also goes down if they pay debt by IPO money. So they already paid debt. I don't think they are paying any more debt. Tax rate also fluctuates sometimes. So I don't think now it will fluctuate a lot. It will remain stable. MD has a remuneration, high remuneration and high equity dilution last year. So last year तो IPO ही हुआ था, तो उसी की वजह से ही आपको dilution दिख रहा है. So from where are you collecting their sari shares and product? Is there any material cost risk? ना, material cost risk नहीं है इस business में, because बहुत ही ज़्यादा stable, मतलब they can easily pass it on. अच्छा हाँ, इसमें एक interesting चीज़ और भी है. इस बिजनेस में अनलाइक अदर बिजनेस इन्वेंट्री लॉस नहीं होता, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. क्योंकि जो नॉर्मल स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो या फॉर एग्जांपल कुछ और बेच रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ डेड इन्वेंट्री आ जाती है जो कि आपकी बिक नहीं पाती है, एंड देन आफ्टर लाइक 1-2 ईयर्स आपको वो राइट ऑफ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हेविली डिस्काउंट करके बेचनी पड़ती है. मेरे साड़ी में ऐसा नहीं है. साड़ी में क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल. तो चाहे किसी भी एज के हो, आपका सेम जो साड़ी है वो हर साइज़ का कोई चक्कर नहीं है. तो डेड इन्वेंट्री उस वजह से भी कम हो जाती है, एंड फैशन ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा चेंज नहीं होते. तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस ये सिर्फ 1% इन्वेंट्री लॉस करते हैं इन एन ईयर, वेयर एज अगर आप बाकी रिटेल स्टोर्स की बात करोगे, उनके जो इन्वेंट्री के लॉसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं. इनफैक्ट ये लोग, मतलब अगर इनका 1-2 साल तक नहीं भी बिकता, तो दैट इज़ नॉट वेरी कंसर्निंग फॉर देम. सो टेक्निकली इट्स अ रिवर्सल. So yes, I also started looking at it because it was showing a reversal. So yeah, I think majority of the questions have been answered. So please feel free to go through this. I think I'll पहला 40% ग्रो करेगा, वो अनाउंसमेंट कहाँ से मिला? सॉरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. पहला 40% ग्रो करेगा, ये क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, वो अनाउंसमेंट कहाँ से मिला? सो ये तो इन्होंने अनाउंस किया ना, यहाँ पे आप देखो. सो फॉर एग्जांपल इन्होंने अपना बिजनेस अपडेट दिया था 2 जुलाई को, जो कि इन्होंने बोला कि भाई हमारा पिछले साल का जो बेस था वो बहुत ही छोटा था, एंड देयरफॉर ये अपडेट आया था, तो वी लुक्ड एट दिस अपडेट. अच्छा, आप बोल रहे हो इसको ट्रैक कैसे किया? इसको ट्रैक ऐसे किया कि आई लुक एट अ लॉट ऑफ बिजनेस अपडेट्स. तो हाँ, ये बिजनेस अपडेट वहाँ से ट्रैक हुआ, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट किया था. काफ़ी बार बिजनेस अपडेट्स में लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देते हैं. सो दिस वॉज ऑल आई हैड अबाउट दिस कंपनी. When will you upload the recording? Like in next 1-2 hours, as soon as this is done. So I think I'll wrap up for now. Thank you so much for joining and staying till the very end. Uh, I'll see you next week, this time with the aerospace ka second wala part. And have a nice weekend. Thank you so much. Bye bye.